नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट एजुकेशन पे। द एनिमी, इस स्टोरी को लिखा है पर्ल एस बक ने। इस स्टोरी में पर्ल वर्ल्ड वार 2 के बारे में बताती है जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने जापान के दो मेजर सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे, जिसके कारण जो है मोर देन 80,000 पीपल मारे गए थे। उसके बाद भी कई लोग रेडिएशन के द्वारा मारे गए। 6 अगस्त 1945 को पहला बम लिटिल बॉय हिरोशिमा में गिराया गया। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक न्यूक्लियर बम नागासाकी में गिराया गया और इसी के साथ जो है वर्ल्ड वार 2 की अंत हुई। तो इस चैप्टर में लेखिका वर्ल्ड वार 2 का रेफरेंस लेती है जब अमेरिकन सेना का एक आदमी समुद्र में वॉश आउट होकर घायल अवस्था में जापान के समुद्र किनारे आ जाता है। उस समुद्र किनारे डॉक्टर सदाओ होकी का घर होता है। डॉक्टर उस प्रिजनर ऑफ वार को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है और डॉक्टर सदाओ इस धर्म संकट में फंस जाते हैं कि क्या एज ए डॉक्टर इसकी प्राण बचाया जाए या फिर एज ए पेट्रियट इसे आर्मी को सौंप दिया जाए, क्योंकि अगर वो आर्मी को उसे सौंप देते तो शायद आर्मी उसकी जान ले लेती और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर देशद्रोह का आरोप लग सकता था। तो लेट्स सी डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं। डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापानी समुद्र तट पर उस स्थान पर बना हुआ था जहां वे बचपन में खेला करते थे। डॉक्टर सदाओ के पिता जब भी सदाओ को समुद्र किनारे ले जाया करते थे तो हमेशा एक आइलैंड की ओर इशारा करते हुए कहा करते थे कि बेटा वो जो आइलैंड देख रहे हो ना, दे आर स्टेपिंग स्टोन ऑफ दिस कंट्री, यानी कि ये जो आइलैंड है वो हमारे देश का भविष्य है। तो डॉक्टर सदाओ काफ़ी इच्छुक ये जानने के लिए कि कैसे, तो अपने पिता से पूछते हैं हम उस आइलैंड से कहाँ जा सकते हैं। तो उनके पिता कहते थे कौन जाने, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे भविष्य को कौन रोक सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये उस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका क्या बनाते हैं। डॉक्टर सदाओ अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। डॉक्टर सदाओ के पिता कभी भी उनके साथ हंसी मजाक नहीं किया, न ही उनके साथ खेल कूद किया करते थे। सदाओ के पिता की मुख्य चिंता सदाओ की एजुकेशन को लेकर थी, इसलिए उसे 22 वर्ष की आयु में अमेरिका भेज दिया गया था ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जितना हो सके सीख ले। सदाओ 30 वर्ष की आयु में वापस लौट आते हैं, यानी कि करीब 8 वर्ष बाद, लेकिन तब तक सदाओ के पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपने बेटे को नॉट जस्ट एज ए सर्जन बल्कि एज ए साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस होते हुए देख चुके थे। सदाओ हना नाम की लड़की से अमेरिका में पहली बार अपने प्रोफेसर के घर पे मिलता है और उसे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो तब तक उसे प्रपोज नहीं करता जब तक वो उसे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि हैना भी जापानी है। क्योंकि वो अमेरिकन रहती तो उसके पिता कभी भी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करते और जैसे ही उसे यह पता चल जाता है कि वो भी जापानी है, सदाओ हना को प्रपोज करके जापानी कल्चर के अनुसार उससे शादी कर लेता है, जिससे उसे बाद में 2 बच्चे भी होते हैं। एक दिन सदाओ और हना दोनों बाहों में बाहें डाल के बीच की ओर देख रहे थे, तभी उन्हें कोई काली वस्तु धुंध यानी कि कोहरे में से बाहर आते हुए नजर आती है। वह कोई आदमी था। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई फिशरमैन होगा, क्योंकि वहां से 1-2 मील दूरी पे मछुआरों का गाँव था। जब वे उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि वो घायल है और उसकी कमर में से खून बह रही थी। हैना और सदाओ उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसे गोली लगी थी। जब वे उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक अंग्रेज है और उसकी टोपी पे लिखा हुआ था यूएस नेवी, यानी कि वह एक युद्ध का बंदी था। कुछ समय के लिए हैना और सदाओ एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि इसे वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए, पर अंदर ही अंदर उन्हें इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वे एक डॉक्टर भी थे। एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि मरीज की जान बचाना, लेकिन अगर वे उसे बचाते तो उन्हें देशद्रोह के तहत जेल भी हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त जापान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था और उनका यह भी धर्म था कि वह एक युद्ध की बंदी को सेना को सौंप दे। अब इसमें डॉक्टर सदाओ धर्म संकट में फंस जाते हैं, लेकिन वो अपने दिल की सुनते हैं और उस युद्ध की कैदी यानी कि प्रिजनर ऑफ वार को अपने घर ले आते हैं ताकि वो उसका इलाज कर सके। लेकिन जैसे ही वो उनको घर पर लाते हैं तो डॉक्टर सदाओ के नौकरों को पता चलता है कि हमारे मालिक किसी अमेरिकन को बचा रहे हैं, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ समय बाद हैना कमरे में जाती है क्योंकि उस वुंडेड आदमी को साफ करना भी था, क्योंकि उसके ऊपर समुद्र की रेत की कीचड़ लगी हुई थी। इसके लिए वो यूमी को, जो कि वहाँ की नौकरानी थी,
उसे कहती है इसे नहला दो, लेकिन यूमी इनकार कर देती है और कहती है मैंने कभी किसी अंग्रेज को नहीं नहलाया और ऐसे गंदे को तो मैं कभी भी न साफ करूंगी। इस पर हैना सख्ती से चिल्लाई, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा तुम्हारा मालिक कहता है। इस पर यूमी कुछ नहीं कहती है, पर उसका चेहरा से हैना को यह प्रतीत हो जाता है कि वह विरोध कर रही है। हैना डर जाती है कि क्या होगा अगर नौकरों ने बाहर सूचना दे दी। फिर वो यूमी को समझाती है कि हम सिर्फ इसे यानी कि इस प्रिजनर ऑफ वार को होश में लाना चाहते हैं, फिर हम इसे कैदी के रूप में सौंप देंगे। यूमी फिर विरोध करती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तब हैना कहती है ठीक है, तुम अपने काम पे लौट जाओ। फिर हैना खुद उस इंसान को नहलाती व साफ करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत क्रोधित भी रहती है। फिर सदाव कमरे में सर्जरी का सामान और कोट पहन के आता है। हैना पूछती है क्या आपने ऑपरेशन करने का निश्चय कर लिया है? तो सदाव कहता है हाँ। हैना भी डॉक्टर सदाव के उस ऑपरेशन में मदद करती है। डॉक्टर सदाव उस लड़के के जख्म के पास चीरा लगाते हैं और उस प्रिजनर ऑफ वार के कमर से गोली को निकाल लेते हैं। जब डॉक्टर ये सब ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उसका यानी कि उस प्रिजनर का खून बहुत बह रहा होता है। ये सब देखकर हैना का दम घुटने लगता है, तो डॉक्टर हैना की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेहोश मत हो जाना। तो हैना कुछ पल के लिए मुंह पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर बगीचे में से उसकी उल्टी करने की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन डॉक्टर सदाव अपने ऑपरेशन में लगे रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह यंग प्रिजनर जो होश में आ चुका होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ रहता है क्योंकि वह एक अननोन प्लेस पे रहता है। तो हैना प्यार से समझाती है कि डरो मत, खुद ही उसे भोजन परोसती है क्योंकि कोई भी नौकर कमरे में आने को तैयार नहीं था। जब ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन सदाव आया तो उसने देखा कि युवक उठकर बैठ गया था। इससे सदाव घबरा जाता है कि कहीं कोई उसे देख न ले, इसलिए उसे नाराज होते हुए डांटते हुए कहता है कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? तो प्रिजनर पूछता है आप मेरा क्या करोगे? क्या आप मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? वो मुश्किल से 17 वर्ष का दिखाई दे रहा था। तो सदाव कहता है मुझे स्वयं नहीं पता कि तुम्हारा क्या करूं। वास्तव में मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। तुम एक युद्ध के कैदी हो। इससे वो बंदी जो है कुछ कहना चाहता है, पर सदाव उसे रोकता है और कहता है कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। 7वें दिन प्रातः सभी नौकर एक साथ घर छोड़कर चले जाते हैं। इससे हैना घबरा जाती है, पर एक मालकिन होने के नाते वो इसे अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने देती। वह उन सब का वेतन देती है और उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। उसी दिन दोपहर को दूसरी घटना घटती है। जब हैना खुद सारा काम कर रही थी तो दरवाजे पर एक मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आता है। हैना घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं कोई नौकर ने जनरल को उस प्रिजनर के बारे में सूचना तो नहीं दे दी। हैना सदाव की ओर इशारा करती है कि देखो कोई दरवाजे पे आया है। सदाव दरवाजे पे आता है और उस मैसेंजर से उसके आने का कारण पूछता है। तो मैसेंजर कहता है कि आपको अभी ही महल चलना होगा क्योंकि ओल्ड जनरल को फिर से दर्द हो रहा है। फिर सदाव उस जनरल को देखने चला जाता है। दोस्तों ये सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं आने वाले समय में इसे अपलोड करूँगा, लेकिन तब तक जो है अगर आप इस वीडियो को पूरे देख चुके हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में दें, इससे हम जो है किसी चीज़ को ऐड करना हो या इम्प्रूव करना हो तो उसे कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे मैं जब भी आपको इस चैनल पे नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।